हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील, संकल्प स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हिंदी के टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज पर चर्चा करूंगा जो किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। वैसे संज्ञाएं होती कितने प्रकार की हैं? संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और एक होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिसमें किसी एक विशेष व्यक्ति का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम हो गया, मोहन हो गया, या वस्तु का बोध हो, जैसे कोई स्थान का बोध हो, किसी गांव का नाम हो, शहर का नाम हो, किसी राज्य का नाम हो, किसी नदी का नाम हो, किसी पर्वत का नाम हो। तो ये सब क्या है? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जैसे नर्मदा नदी हो गई। केवल यदि मैं नदी का नाम लूँगा ना तो वह जातिवाचक संज्ञा में आएगा, लेकिन नर्मदा नदी मैं कहूँगा नर्मदा नदी तो वो क्या हो जाएगा? वह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा में बता ही दिया हूँ कि इसमें क्या होता है, किसी एक विशेष जाति का बोध होता है। ठीक है। जैसे मैंने गाय का नाम ले लिया ना, तो गाय क्या है? गाय बहुत सारी हैं, एक जाति का बोध हो रहा है, गाय जाति का बोध हो रहा है ना, तो इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? भाव, इसमें भाव का बोध होता है। और भाववाचक संज्ञा भी कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। एक तद्धितांत भाववाचक संज्ञा होती है और एक कृदंत भाववाचक संज्ञा। तद्धितांत भाववाचक संज्ञा क्या होती है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। ध्यान रखिएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय में यदि कोई प्रत्यय लगता है तो वह क्या बनता है? तद्धितांत भाववाचक संज्ञा बनता है। यदि क्रिया या धातु में कोई प्रत्यय लगता है तो कौन सा भाववाचक संज्ञा बनती है? वो कृदंत भाववाचक संज्ञा बनती है। ठीक है। समूहवाचक जानते ही हैं, इसमें समूह का बोध होता है। जैसे मेला हो गया, कक्षा हो गया, भीड़ हो गया, कुंज हो गया, कारवां हो गया, काफिला हो गया, ये सब किस में आएंगे? समूहवाचक संज्ञा में। द्रव्यवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? जिसमें हम मापा या तौला जा सकता है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। जिसको हम नाप या तौल सकते हैं वह द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, चीनी हो गया, गेहूँ, चना, सोना, चांदी, हीरा, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो इसका सही जवाब होगा गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? गुणवाचक। ये साड़ी जो है ना, साड़ी की विशेषता क्या है कि यह नीली है। और नीली क्या है? नीली जो है इसका गुण बता रहा है। साड़ी का गुण है कि वह नीली साड़ी है। ठीक है। वैसे विशेषण होते कितने प्रकार के हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। तो इतना तो आप लोग जानते होंगे। अच्छा, इसमें मुझे बता दीजिए सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले किसी संज्ञा के पहले कोई सर्वनाम लगता है तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है। गुण जानते ही हैं, गुण स्वभाव के बारे में बताएगा। ठीक है। गुण के बारे में बताएगा, जैसे नीला, काला, सफ़ेद, ईमानदार व्यक्ति, ये सब। और संख्यावाचक में क्या होता है? 5 पुजारी जो है पूजा कर रहे थे, 5 पुजारी पूजा कर रहे थे। तो ये 5 जो है ना, पुजारी का ये 5 जो है ये संख्यावाचक विशेषण है। और परिमाण में जैसे 5 किलो आम लाओ, तो 5 किलो आम की विशेषता क्या है कि 5 किलो। तो इसमें नाप तौल की बात की जाती है परिमाणवाचक विशेषण में। और संख्यावाचक में संख्या रहता है। ठीक है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अनिश्चित संख्यावाचक और एक निश्चित संख्यावाचक। ठीक है। तो चलिए इसको मैं टॉपिक में और अच्छे से डिस्कस करूँगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग जान गए क्या होगा? इसका सही जवाब होगा गुणवाचक विशेषण। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलना, उठना, दौड़ना कैसी क्रिया है? चलना, उठना, दौड़ना, ये सब कैसी क्रियाएं हैं? तो ये सब जो है ना वह अकर्मक क्रियाएं हैं। अच्छा, क्रिया जो होती है ना वह मुख्य रूप से 2 ही प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया, जिसमें हमें जो है कि कर्म की आवश्यकता होती है। कोई वाक्य है ना, उस वाक्य में यदि हमें कर्म की आवश्यकता पड़े यानी कर्म दिखे तो वह सकर्मक क्रिया होगी, और जिसमें हमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़े वह अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है। एक मुख्य क्रिया होती है और एक सहायक क्रिया होती है। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं इसको समझा रहा हूँ, समझिएगा। जैसे राम जाता है,
तो ये देखो जाना जो है ना इसकी मुख्य क्रिया है, और सहायक क्रिया क्या है इसमें, है जो है इसमें सहायक क्रिया है, लेकिन जाना जो है वह मुख्य क्रिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचवटी में कौन सा समास है, पंचवटी में कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब होगा द्विगु समास। यदि किसी भी शब्द को पढ़ने पर यदि पहले हमें संख्यावाची शब्द दिखे ना, या समझ में आए कि यह संख्यावाची शब्द है या बोध हो संख्यावाची का, तो वह द्विगु समास होता है। जैसे पंचवटी हो गया, 5 वटों का समूह होता है, चौराहा हो गया, तिलमोहानी हो गई, तो ये सब क्या है, ये सब द्विगु समास हैं। ठीक है, वैसे समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। समास कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। ठीक है, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, और एक होता है तत्पुरुष समास, और एक होता है अव्ययी भाव समास। ये 6 प्रकार के समास होते हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान रखिएगा, ये तत्पुरुष समास हो गया, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। इसमें जो होता है ना, यह बाद वाला पद प्रधान होता है। कौन कौन से में, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास में बाद वाला पद प्रधान होता है, यानी उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में जो है कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है, और अव्ययी भाव समास में जो है उसमें पहला पद प्रधान होता है। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, निम्न में से संयुक्त स्वर है। अच्छा, स्वर जानते हैं स्वर कितने होते हैं, स्वर 11 होते हैं। ध्यान से समझिए, मैं पूरा विस्तार से समझा रहा हूँ। स्वर जो होते हैं 11 होते हैं। एक जो होता है इसको 2 भागों में बांटा जाता है, एक ह्रस्व स्वर होता है और एक जो होता है वह दीर्घ स्वर होता है। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं, अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया और री हो गया। ये 4 होते हैं ह्रस्व स्वर में। दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं, आ। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये दीर्घ स्वर को ना 2 भागों में बांटा गया है। इसको थोड़ा सा मैं नेक्स्ट आगे समझा रहा हूँ। दीर्घ स्वर को 2 भागों में बांटा जाता है। एक जो होता है सजाती स्वर होता है, सजाती स्वर होता है, और एक जो होता है संयुक्त स्वर होता है, संयुक्त स्वर। सजाती स्वर में जो एक ही जाति से मिलकर बनते हैं, जैसे आ हो गया, बड़ी ई हो गया और बड़ा ऊ हो गया। आ जो मिलकर बना है ना, अ धन अ से मिलकर बना है, अ धन अ से मिलकर बना है आ, और ई जो है ई धन ई से मिलकर बना है, ऊ जो है ऊ धन ऊ से मिलकर बना है। यानी कि एक ही जाति से मिलकर ये बने हैं, इसलिए इनको सजाती स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर क्या होता है, संयुक्त स्वर जैसे ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये ए जो है ना अ धन ई से मिलकर बना है। तो देखो अलग अलग बिरादरी से मिलकर बन रहे हैं ना, तो इसलिए इनको क्या कहा जाएगा, संयुक्त स्वर कहा जाएगा। ठीक है, ये ऐ जो है ए धन सॉरी ये किससे मिलकर बना है, ये बना है अ धन ए से मिलकर बना है। ठीक है, ऐ। ठीक है, ओ कैसे मिलकर बना है, अ धन ऊ से मिलकर बना है, और औ कैसे मिलकर बना है, अ धन ओ से मिलकर बना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अ को बोलते हैं कंठ से और ई को बोलते हैं तालु से। तो ए कैसे बोला जाएगा, उच्चारण के आधार पे कंठ तालु, यानी कंठ तालब भी कह सकते हैं। ऐ भी कंठ तालब हो जाएगा। ये अ जो है कंठ से बोला जाता है, ऊ ओष्ठ से बोला जाता है, तो ओ कैसे बोला जाएगा, कंठोष्ठ से। तो औ भी कैसे बोला जाएगा, कंठोष्ठ से। ठीक है, री कैसे बोला जाता है मुझे बताइएगा तो थोड़ा सा, री कैसे बोला जाता है, री बताइए। री जो बोला जाता है ना वह मूर्धा से बोला जाता है। किससे बोला जाता है, मूर्धा से। ये री जो है ना ये मूर्धा से बोला जाता है। अच्छा ये कैसे बोला जाता है, ये बताइए तो। इसको बोला जाता है अनुनासिक से बोला जाता है, और यहाँ पे डबल बिंदी हो जाएगी अह, तो ये किससे बोला जाता है, अह, तो ये बोला जाता है कंठ से। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है हास का विलोम क्या होगा। क्या पूछ रहा है, हास का विलोम शब्द है।
तो हास का विलोम शब्द होता है रुदन, ठीक है। हास का विलोम शब्द क्या होता है? रुदन, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ विलोम शब्द पूछ रहा हूँ, उसका विलोम बताइएगा। कुछ मैं शब्द बोल रहा हूँ, उसका विलोम बताइएगा। तो श्रोता का क्या होता है? वक्ता। अर्वाचीन का प्राचीन। क्षर का विलोम क्या होता है? अक्षर। क्षर का मतलब क्या होता है? जो नष्ट हो जाए, ठीक है। क्षर का मतलब जो नष्ट हो जाए, और अक्षर का मतलब क्या होता है? जो नष्ट न हो, जो नष्ट न हो। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष मुझे बताइए तो। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। क्या होता है? परोक्ष होता है, ठीक, ठीक है। जारज का विलोम बता दीजिए। जारज का विलोम क्या हो जाएगा? जारज का हो जाएगा औरस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, साहचर्य का विलोम बताइए तो। साहचर्य का, साहचर्य का विलोम क्या होता है? साहचर्य का विलोम क्या होता है? अलगाव। साहचर्य का मतलब होता है ना इकट्ठा करना, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? अलगाव हो जाएगा, अलगाव, ठीक है। तो गौरव का विलोम क्या हो जाएगा? गौरव का होता है लाघव, ठीक है, लाघव। अथ का विलोम जानते होंगे, अथ का होता है इति, अथ का विलोम इति। उद्धम का विलोम क्या होता है? उद्धम का आलस्य होता है। अनिवार्य का विलोम वैकल्पिक, अनिवार्य का वैकल्पिक। अमावस्या का विलोम क्या हो जाएगा? बताइए तो। अमावस्या का विलोम क्या होगा? अमावस्या का विलोम बताइए तो। अमावस्या का होता है पूर्णिमा। अमावस्या का विलोम क्या हो जाएगा? पूर्णिमा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चारु, चारु किसका पर्यायवाची है? चारु किसका पर्यायवाची है? तो चारु जो है ना, चारु किसका पर्यायवाची है? बताइए तो। चारु किसका पर्यायवाची है? तो चारु जो है वह सुंदर का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? सुंदर का। सुंदर का पर्यायवाची और हैं, जैसे ललित हो गया, रम्य, रमणीक, मनोहर, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? सुंदर के। रम्य, रमणीक, मनोहर, ललित, ये सब सुंदर के पर्यायवाची है। आगार किसका पर्यायवाची है? आगार जो है घर का पर्यायवाची है। घर को निकेतन इसका पर्यायवाची और अन्य होते हैं, जैसे निकेतन, भवन, सदन, आयतन, आवास, निलय, धाम, गृह, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? घर के। अच्छा, सूर्य सुता किसका पर्यायवाची है? यमुना का। यमुना का और पर्यायवाची होते हैं, जैसे अर्कजा हो गया, सूर्य तनया हो गया, कालिंदी, कृष्णा, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? यमुना के। किसके हैं? यमुना के। पन्नग किसका है? पन्नग सर्प का पर्यायवाची है, जैसे पन्नग हो गया, अहि, सरीसृप, पवनास, भुजंग, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? सर्प के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में रामचंद्रिका पुस्तक किसकी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये केशवदास की है। किसकी है? केशवदास की। केशवदास की और प्रमुख जो पुस्तक हैं, जैसे कवि प्रिया हो गया, रसिक प्रिया हो गया, ठीक है, और विज्ञान गीता हो गया, रतन बावनी हो गया, ये सब जो केशवदास की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, ठीक है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुस्तकें बताएंगे तो क्या, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी जी की जो पुस्तकें हैं, जैसे अनामिका, परिमल, गीतिका, जूही की कली, कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता याद रखिएगा, परिमल, गीतिका, अनामिका और जूही की कली, सरोज की स्मृति और नए पत्ते, ये सब किनकी हैं? ये सब किनकी हैं? ये सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। अच्छा ठीक है, महादेवी वर्मा के बारे में बता दीजिए। तो महादेवी वर्मा के बारे में मैं 3-4 वीडियो में मैं बताया हूँ, ठीक है। तो इनका जन्म सबसे पहले मुझे बताइए। तो इनका जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में। आधुनिक युग की मीरा इनको कहा जाता है, और इनको यामा पुस्तक के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे निहार हो गया, रश्मि, नीरजा, शांतिगीत, दीपशिखा, नीलांबरा, गिल्लू, ठीक है, और इनके पथ के साथी और मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, ये सब इनकी जो है गद्य साहित्य पुस्तकें हैं, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में बताइए। तो रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, ये वीर रस के कवि कहे जाते हैं, और इनको जो है उर्वशी पुस्तक के लिए जो है 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। किस पुस्तक के लिए? उर्वशी पुस्तक के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ठीक है। इनकी कुछ पुस्तकें हैं फेमस। रश्मि रथी, देखिए रश्मि यदि नाम लिया जाए तो वो महादेवी वर्मा जी का है, लेकिन रश्मि रथी नाम लिया जाए तो वह है किसकी?
रामधारी सिंह दिनकर जी की है। एक इनकी है पुस्तक परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा। और उर्वशी हो गया, रेणुका, हुंकार, संस्कृत के 4 अध्याय, हाहाकार, कुरुक्षेत्र, अर्धनारीश्वर, ये सब किनकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है? मंगन को देख पट बार बार देत है, मंगन को देख पट बार बार देत है में कौन सा अलंकार है? ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अलंकार शब्द में कौन सा जो है कि इसमें उपसर्ग लगा हुआ है? अलम, अलम उपसर्ग लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मंगन को देख पट बार बार देत है, पट का मतलब होता है दरवाज़ा, दरवाज़ा। ठीक है, और एक पट का मतलब होता है दो, एक देखिए पट एक ही है लेकिन एक ही पट का 2 सेंस निकल रहा है, 2 अर्थ निकल रहा है। एक पट का मतलब दरवाज़ा होता है, एक पट का मतलब होता है कपड़ा। ठीक है, तो जब एक ही शब्द हों किसी वाक्य में, जब एक ही शब्द हों और उनके एक से अधिक अर्थ निकले तो वह क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार। जैसे एक पट का मतलब दरवाज़ा हो गया, इसी पट का मतलब भी क्या हो गया? कपड़ा हो गया, तो वहाँ पे श्लेष अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास जानते हैं, जब वर्णों की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चरण धरत चिंता करत चितवत चरहूँ और, ठीक है, तो चरण धर ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। चरण धरत चिंता करत चितवत चरहूँ और, सुवर्ण को खोजत फिरे कभी भी बेचारी चोर, यह भी श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल है। अनुप्रास अलंकार का क्या होता है? चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं नभथल में, चारु चंद की चंचल किरणें, च की आवृत्ति हो रही है कि नहीं? चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं नभथल में, च की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार क्या होता है? जब किसी भी वाक्य में शब्द जो है, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उनका अर्थ जो है अलग अलग है, तो वहाँ पे जो है यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, या खाए बवराय जग या पाए बवराग। कनक कनक 2 शब्द हैं, दोनों का मतलब अर्थ जो है अलग अलग है। एक कनक का मतलब होता है धतूरा और एक कनक का मतलब होता है सोना। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार बताएंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार जानते हैं? तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है कि इसमें एक ट्रिक याद रखिए। जैसे मनु, मानो, जनहु, जानो, ठीक है, मनहु, ये शब्द यदि किसी भी पद में आ जाएं तो वह क्या हो जाएंगे? वह हो जाएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे मैं एग्जाम्पल बोलता हूँ एक, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आपत परयो प्रभात, मनहु सील मणि शैल पर। इसमें देखो मनहु आ गया ना, तो ये कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? निम्न में कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जानते हैं क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कुमुदनी। कुमुदनी यह क्या है? अशुद्ध है। कवित्री सही है, वाल्मीकि सही है, मैथिली शरण जो है सही है। ठीक है, तो इसका सही जवाब आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा गलत है? तो अशुद्ध है तो कुमुदनी होता है, कुमुदनी गलत है। इसको लिखते कैसे शुद्ध हैं? जैसे कुमुदिनी, ये शुद्ध शब्द है, कुमुदिनी, कुमुदिनी शुद्ध है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, कालिदास में लिख रहा हूँ, कालिदास, क्या यह शुद्ध है कि गलत है? यह क्या है? शुद्ध है कि गलत है? यह शुद्ध है, कालिदास। ठीक है, अहिल्या मुझे बताओ तो, अहिल्या यह शुद्ध है कि गलत है?
यह गलत है। अहिल्या नहीं होता है, होता है क्या? अहल्या होता है, अहल्या, अहल्या होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं लिख रहा हूँ कैलाश, कैलाश, यह शुद्ध है कि अशुद्ध है? कैलाश में लिखा हूँ, यह गलत है। कैलाश क्या होगा? कैलाश इस तरह से लिखेंगे, कैलाश, ये दंत स होगा, तालु स नहीं होगा, दंत स। ठीक है, ये कैलाश होगा। अच्छा, और मुझे बता दीजिए उज्ज्वल, मैं लिख रहा हूँ उज्ज्वल, ये शुद्ध है कि अशुद्ध है? यह अशुद्ध है। शुद्ध क्या इसका लिखा जाएगा? उज्ज्वल, ये इसका शुद्ध रूप है। अच्छा, एक और मैं शब्द लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा मंत्री, मंत्री मंडल, मंत्री मंडल, यह शुद्ध है कि अशुद्ध है? यह गलत है। शुद्ध इसका कैसे लिखा जाएगा? देखो ध्यान से समझिए, यहाँ पे मंत्री, मंत्री मंडल, मंडल, ये इसका शुद्ध है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मंत्रिमंडल ये वाला अशुद्ध है, ऊपर वाला, नीचे वाला सही है मंत्रिमंडल। ठीक है, एक और मैं लिख रहा हूँ, बताइए तो। लिख रहा हूँ जी वी सा, यह शुद्ध है कि अशुद्ध है? यह क्या है? गलत है। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? जी पे बड़ी की मात्रा और फिर उसके बाद विसा, जी विसा, ये शुद्ध है। ठीक है, और मुझे बता दीजिए, और मैं लिख रहा हूँ अनुगृहीत, 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 यह शुद्ध है कि अशुद्ध है? यह क्या है? अशुद्ध है। अनुगृहीत नहीं होता है, यहाँ पे ह जो है ना, इस पे बड़ी की मात्रा हो जाएगी, अनुगृहीत होता है। ठीक है, और मुझे बता दीजिए, मैंने लिखा बर्तन, बर्तन, यह शुद्ध है कि अशुद्ध है? यह अशुद्ध है। क्या होता है? बर्तन, ये शुद्ध है। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।